केयरफुली ऑब्जर्व करिए पूरे पीरियोडिक टेबल को, जितना अभी तक मेंशन्ड है यहां पर। इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़कर कंप्लीट एस ब्लॉक is consisting of metallic elements. Except hydrogen, all are metals. D block में all elements are metallic elements. F block में again all elements are metallic elements. P block में mixing है। मैं एक डिमार्केशन लाइन यहां पर शो करूंगा। Approximately, नॉट हार्ड एंड फास्ट मैनर में, बट अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर ऊपर जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले हैं, नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो मेटालिक कैरेक्टर वाले हैं। मैंने कहा है हार्ड एंड फास्ट डिवीजन नहीं है ये, क्योंकि इस लाइन के आसपास जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में जाते हैं। मतलब दे आर इन बिटवीन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट डिवीजन, बट एक ब्रॉड मैनर में डिवाइडेड एलिमेंट्स का नेचर है यहां पर। तो आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया था कि हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल हियर इन एस ब्लॉक, ऑल अदर्स आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। पी ब्लॉक में भी नीचे की तरफ ये सारे एलिमेंट्स मेटालिक हैं, बिस्मथ, लेड, टिन, ये सब मेटालिक एलिमेंट्स हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट पीरियोडिक टेबल में जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनका अप्रॉक्स 80% मेटालिक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं। नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर ओनली अबाउट 20% इन पीरियोडिक टेबल। यस, सो अराउंड 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटालिक। जो नॉन एलिमेंट्स हैं करीब 80% एलिमेंट्स मेटालिक हैं। नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर ओनली अबाउट 20%, एंड दैट टू आर प्लेस्ड इन ओनली वन कॉर्नर। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को छोड़ दें तो ये जो 20% एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इस कॉर्नर में, यानी पी ब्लॉक राइट हैंड साइड अपर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहां पर ये एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। वन मोर थिंग वी शुड नोटिस, यहां जो आप एलिमेंट्स देखते हैं उसमें पोलोनियम ऑनवर्ड्स, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव है। मतलब ये एलिमेंट्स स्टेबल फॉर्म में नोन ही नहीं है, दे आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यस फ्रेंड्स, मार्किंग पर कॉन्सेंट्रेट करिए। पोलोनियम, एस्टाटीन, रेडॉन are all radioactive elements. They are not known in the stable forms. Non radioactive form इनका होता ही नहीं है। मैं इस तरह की लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रेडियोएक्टिव तो हाइड्रोजन का भी एक आइसोटोप होता है। यू नो, हाइड्रोजन हैज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आइसोटोपिक फॉर्म्स, एंड ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव। बट द मैटर इज अप टिल दीज एलिमेंट्स के दोनों फॉर्म्स नोन है। कुछ कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होते हैं बट स्टेबल फॉर्म में नोन है। पर जहां से मैंने मार्किंग स्टार्ट किया, यहां से स्टेबल आइसोटोप इनके होते ही नहीं है। दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही इनके एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट इज द लिस्ट इन दिस? पोलोनियम, एस्टाटीन, रेडॉन, रेडॉन के बाद आ जाएगा 87 पर फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम। और जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, एक्टिनियम के बाद क्या है? ऑल एक्टिनाइट्स। इट मींस जो एफ ब्लॉक में आपके पास 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इसमें ऑल एक्टिनाइट्स आर कंपल्सरीली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिनाइट्स आर ऑल रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइट्स में स्टार्टिंग कहां से होगी? एलिमेंट एटॉमिक नंबर 90 वाला होता है थोरियम। थोरियम से ये सीरीज स्टार्ट होती है, एक्टिनाइट सीरीज। आफ्टर थोरियम एटॉमिक नंबर 91 होता है प्रोटेक्टिनियम एलिमेंट का। 92 वेल नोन एलिमेंट है यूरेनियम। 93 इसके बाद में आ जाता है नेपच्यूनियम। 93 एटॉमिक नंबर नेपच्यूनियम का है। जस्ट इतने पर हम एक मैटर को कवर अप कर लें।
90 एटॉमिक नंबर मैंने बताया थोरियम, 91 प्रोटेक्टिनियम, 92 यूरेनियम एंड 93 नेपच्यूनियम ऑनवर्ड्स जो भी एलिमेंट्स हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑल synthetic elements and they are categorized into the category transuranic elements. Transuranic elements. So what are the transuranic elements? Transuranic elements are all elements after uranium. These are the elements after यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92. दे आर ऑल सिंथेटिक. ये एलिमेंट सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं. और इसके बाद सिंथेटिक एलिमेंट्स को लेकर स्पेशली डी ब्लॉक में जब हम फिर से एंटर होते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर 103 तक आप एक्टिनाइट सीरीज को कंप्लीट किए, 104 ऑनवर्ड्स पीरियोडिक टेबल में फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं. जितने भी ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं, इनके नोमेनक्लेचर को लेकर देयर वर सम डिस्प्यूट्स. कई बार इस तरह के एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद कुछ कंट्रीज के नाम के बेसिस पर एलिमेंट्स की नेमिंग की गई, कुछ साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर जिन्होंने डिस्कवर किया नेमिंग की गई, बट दिस वॉज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट. IUPAC ने एक सिस्टम अडॉप्ट करवाया कि जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनके नेमिंग को लेकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं या कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स फिक्स किए. दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. अगेन ये हायर एटॉमिक नंबर्स पर स्पेशली अप्लाई किया गया है अभी, और इस पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. IUPAC सिंबल्स दिए गए एलिमेंट्स को, IUPAC नेमिंग की गई एलिमेंट्स के लिए. उसका क्राइटेरिया क्या है? एटॉमिक नंबर में यूज होने वाले नंबर्स को कुछ एब्रीवेशंस दिए गए. 0 से 9 तक की वैल्यूज के लिए देयर आर सर्टेन एब्रीवेशंस जिनके फुल फॉर्म्स भी मैंने मेंशन किए. 0 के लिए एब्रीवेशन N यूज किया गया, अल्फाबेट N, द फुल फॉर्म इज निल. 1 के लिए U का फुल फॉर्म अन. 2 के लिए B का बाय. 3 के लिए T का ट्राई. 4 के लिए Q का क्वाड्री. 5 के लिए P फॉर पेंट. 6 के लिए H फॉर हेक्स. 7 के लिए S. नॉर्मली जैसे 4 के लिए टेट्रा यूज होता है, पर T इज ऑलरेडी इन यूज फॉर 3, इसलिए टेट्रा ने यूज करके यहां पर क्वाड्री टर्म यूज की गई. इसी तरह 7 के लिए हम हेप्ट भी यूज करते हैं, बट H इज बीइंग यूज्ड फॉर हेक्स, इसलिए S फॉर सेप्ट. 8 के लिए O का फुल फॉर्म ऑक्ट. 9 के लिए E यूज किया गया, E का फुल फॉर्म इन. एक्चुअली 9 के लिए भी हम नॉन यूज करते हैं, बट N इज बीइंग यूज्ड फॉर निल, इसलिए 9 के लिए E सिंबल यूज किया गया, E का फुल फॉर्म इन होता है. नाउ व्हाट आर द थिंग्स कनेक्टेड विद दीज अल्फाबेट्स एंड दीज नंबर्स? इट्स वेरी सिंपल. देखिए, मान लीजिए आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 112 दिया जाता है, तो यूजिंग द IUPAC रूल्स आप उसका सिंबल बना सकते हैं. 1 U, 1 अगेन U, 2 के लिए B. हमने एटॉमिक नंबर्स की वैल्यूज को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो UUB इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 112 अकॉर्डिंग टू IUPAC. ये IUPAC सिंबल्स हैं. इनके नाम IUPAC के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं. इन्हीं के फुल फॉर्म्स लिखकर लास्ट में टर्म IUM एज अ सफिक्स यूज की जाती है. जैसे इसका यदि हम नेमिंग करें तो U फॉर अन, अगेन U फॉर अन, B फॉर बाय और IUM.
ये वर्ड आपको यूज करना है। तो 112 एटॉमिक नंबर वाले का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो अननबियम वुड बी द नेम ऑफ द एलिमेंट। यस, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का इन अ वाइस वर्सा मैनर यू कैन प्रोसीड। कई बार क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव लेवल पर यह भी आ जाता है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर से X has been recently discovered and the IUPAC has given its name unyl quadrium. So what will be the value of X? Now X means the atomic number we have to identify, and the name I have mentioned unyl quadrium. U nil N quadrium Q, U N Q, U N Q, unyl quadri 104. 104 should be the atomic number for the element with IUPAC name unyl quadrium. Unyl quadrium. So that way atomic numbers are related to these symbols. Especially this is applicable for the elements of हायर एटॉमिक नंबर्स, स्पेशली जहां पर जो अभी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स, मैन मेड थिंग्स क्रिएट डिस्प्यूट दिस वे। तो आईयूपीएसी सिस्टम ने इन रूल्स को देकर इन डिस्प्यूट्स को काफी हद तक खत्म कर दिया। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि अब यदि एक इवन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी है और हम उसकी नेमिंग करना चाहते हैं एज पर आईयूपीएसी रूल्स, तो वी कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम रेडॉन के बाद आने वाले एलिमेंट की बात करें तो इवन अब पोजीशन वाइज भी फिक्स्ड है कि रेडॉन के बाद कौन से एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आएगा। यू जस्ट थिंक ऑन इट। यहां 57 के बाद 80, 55 के बाद 87 फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर है। इधर आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे 90 से 103 हो गया, 104 आएगा इस ग्रुप का मेंबर, फोर्थ ग्रुप में 104, तो 18th ग्रुप में जाकर एटॉमिक नंबर क्या बनेगा 118, 118 एटॉमिक नंबर। सो इवन वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन मेंशन द IUPAC सिंबल फॉर दिस एलिमेंट जो रेडॉन के बाद लिखना चाहिए हमें। 118 बनेगा इसका एटॉमिक नंबर जब आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अदर एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे। 118 एटॉमिक नंबर मींस व्हाट सिंबल कैन बी यूज्ड, UUO। Let us now cover up the important terms। सिर्फ हम पीरियोडिक टेबल में अब थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहेंगे एलिमेंट्स के साथ में कि कौन से एलिमेंट्स के लिए क्या टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक और P ब्लॉक कलेक्टिवली तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते ही हैं, ये मैंने अभी आपको पहले भी क्लियर किया। आई रिपीट, S और P ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। सेकेंड ग्रुप इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स की ही तरह होते हैं विथ मोर एबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। ये सभी मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और इनके एक्वस सॉल्यूशंस स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया। सेकेंड ग्रुप में अर्थ वर्ड ऐड करने का पर्पज है, दे आर मोर एबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। Let's directly come to the P block elements. 18th group elements are inert gases or noble gases. मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, केमिकली इनर्ट, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये। 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। द टर्म हैलोजेंस मींस सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये वाले एलिमेंट्स सी वाटर में अपने सॉल्ट्स के फॉर्म में अबेंडेंट हैं।
16th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज chalcogens. ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स आपने देखे ही होंगे कि कई मेटल्स के जो कंबाइंड फॉर्म होते हैं, मिनरल्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो ऑक्साइड और सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, जिनसे आप बेनिफिशियली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो ओर्स कहलाते हैं. वे मिनरल्स एक्चुअली ओर्स कहलाते हैं जिनसे आप मेटल्स बेनिफिशियली एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो यूजुअली जहां मेटल्स के एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं वहां ओर्स ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में मोस्ट कॉमन है. सो दीज आर कंसीडर्ड टू बी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, chalcogens. देन डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स कलेक्टिवली ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं. एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं. बट डी ब्लॉक में जो 12th ग्रुप के मेंबर्स आप देख रहे हैं, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये वाला पार्ट, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स. व्हाई? रीजन ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स या तो उन्हें कहा जाता है जिनके न्यूट्रल एटम में पेनल्टीमेट डी सबशेल इनकंप्लीट हो, या फिर उन्हें कहा जाता है जिनके स्टेबल आयन में पेनल्टीमेट डी सबशेल इनकंप्लीट हो. यानी जिनके कॉन्फ़िगरेशन में पेनल्टीमेट डी सबशेल इनकंप्लीट होता है, आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वे टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं. इनमें +2 आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं. और ना तो न्यूट्रल एटम और ना ही +2 आयन, इन दोनों ही केस में इनके पेनल्टीमेट डी सबशेल फुलफिल्ड है, मतलब इनकंप्लीट नहीं है. दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी टिपिकल ट्रांजिशन. ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होते हैं. सिमिलरली द टर्म यूज्ड फॉर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स. ये करेंसी कॉइन्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है. इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए कि करेंसी कॉइन्स बनाने के काम में लिए जाते थे, बिकॉज नाउअडेज वी डोंट listen about the currency coins made up of gold or silver, right? So that way ये currency metals या coinage metals में count होते हैं. Next to that कुछ और general informations भी periodic table से related होती है, जैसे platinum and gold are the noble metals. ये air, water, common acids, bases and the other reagents किसी से भी react नहीं करते. Yes, I am talking about platinum and gold. ये दो मेटल्स नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. इसलिए सिल्वर इज अ पार्शियली नोबल मेटल, इट इज नॉट परफेक्टली नोबल, क्योंकि सिल्वर इनके कंपैरिजन में थोड़ी कुछ केसेस में रिएक्टिविटी शो करता है. बिसाइड्स दीज थिंग्स यू शुड ऑल्सो नो द फैक्ट्स लाइक पूरे पीरियोडिक टेबल में यदि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करने वाला मेटल होता है तो दैट इज सिल्वर. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल टंगस्टन. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में टंगस्टन का होता है. लिक्विड मेटल केवल एक ही होता है, मरकरी. लिक्विड नॉन मेटल केवल एक ही होता है, ब्रोमीन. लिक्विड मेटल इज मरकरी एंड लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन. इस तरह के कुछ फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड द एलिमेंट्स एट द इंट्रोडक्टरी लेवल. जस्ट कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, यस, हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द मेटल्स इरिडियम की होती है. कई बार ऑस्मियम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट कीप इन माइंड osmium is at the second position when we compare the densities of metals. तो highest density metal iridium है, osmium is at the second position. Lightest metal
सबसे कम डेंसिटी वाला मेटल यानी लाइटेस्ट मेटल, दैट इज लिथियम, प्लेस्ड हियर। जैसे मैंने कहा लिक्विड मेटल मरकरी है, बट बिसाइड्स मरकरी लिक्विड मेटल तो एक ही है, बट इजीली लिक्विफाइबल मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं गैलियम और सीजियम। इजीली लिक्विफाइबल गैलियम एंड सीजियम, ये मेटल्स इजीली लिक्विफाइबल की कैटेगरी में है। सो दीज आर सम कॉमन फैक्ट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स एलिमेंट्स, कौन कहां प्लेस्ड है, किस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या टर्म देकर मेंशन करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक विल इंक्लूड periodic properties of these elements. We shall talk about periodic properties of S and P block elements. Periodic properties में वे properties include की जाएंगी जिनका variation S और P block में in a regular manner top to bottom move करने पर या left to right move करने पर observe किया जाता है in periodic table. So these things will be included in the next lecture.